हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप सबका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। तो हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो कुछ फैक्ट्स लेकर आया हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। तो गाइस, अगर किसी ने 2002 में इन्वेस्ट किया था निफ्टी इंडेक्स में, निफ्टी 50 में, तो उसको जो एनुअल एवरेज रिटर्न जो मिला होगा दैट विल बी अराउंड 13.5%। ये निफ्टी का है फर्स्ट वाला। और अगर किसी ने टॉप सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया होगा तो उसको 14.5% का रिटर्न, एनुअली रिटर्न मिला होगा। और अगर किसी ने टॉप कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया होगा तो उसको 17% का रिटर्न मिला होगा। तो अगर किसी ने 2002 में ₹1 लगाया होगा, तो अगर निफ्टी में भी किसी ने लगाया है तो उसके 1550 रुपये बनते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो 1550% का रिटर्न है गाइस। ये दिस इज़ अ ह्यूज रिटर्न इन 20 ईयर्स। आई डोंट थिंक सो कि किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में इतना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा, अगर जैसे मैंने बताया कि ये टॉप सेक्टर्स में किसी ने 14.5 के हिसाब से किया होगा तो उसको आज की डेट में ₹1 पे 1727 रुपये के आसपास का उसको रिटर्न मिला होगा। और अगर टॉप कंपनीज़ की बात करें तो उसका जो ₹1 है वो 2718 रुपये बना हुआ गाइस। दिस इज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द निफ्टी के जो रिटर्न्स हैं। तो 2002 में अराउंड 0.38% का रिटर्न मिला था, 2002 में बता रहा हूँ मैं। और वहीं 2003 में -9.8% गया था, निफ्टी नीचे गया था 2003 में। और 2004 में गाइस निफ्टी ने जो रिटर्न दिए थे आप चौंक जाएंगे, 89.7%। ये एक साल का रिटर्न है। अगर आपने उस टाइम पे निफ्टी इंडेक्सेस में इन्वेस्ट किया होगा निफ्टी 50 में तो आपको ये रिटर्न मिला होगा 89.7%, ह्यूज रिटर्न। फिर 2005 की बात करें तो 2005 में जो रिटर्न दिया था दैट इज़ अराउंड 13%। फिर 2006 में जो रिटर्न था निफ्टी में तो दैट इज़ अराउंड 78%। 2007 की बात करें तो 7%। 2008 में बात करें तो 15%। और उसके बाद 2008 के बाद 2009 में काफ़ी स्लो डाउन आया था मार्केट में भी, तो -41% नीचे गई थी मार्केट। तो ये 2009 की बात है। तो गाइस 2009 में जैसे नीचे गया था तो आप उसकी रिकवरी देखिए तो 2010 में मार्केट ने 51% का रिटर्न दिया था। फिर 2010 के बाद 2011 में 10% का रिटर्न। फिर 2012 में -7.9% का रिटर्न। फिर उसके बाद 8%। फिर उसके बाद 13%। और उसके बाद 26% दिया है ये 2015 में। फिर उसके बाद -5%, ये 2016 में माइनस में गया है। फिर नेक्स्ट ईयर है जो 16.8% है। और उसके नेक्स्ट ईयर है अराउंड 8%, फिर से 8%। और 2020 में जैसे आपको पता है पेंडेमिक आया था तो -27% निफ्टी नीचे गया था। तो 27% अगर नीचे गया था 2020 में, तो गाइस 2021 में जो रिटर्न मिले हैं सो दैट इज़ अराउंड 49%। ये निफ्टी 2021 में 49% ऊपर गया था। तो अगर किसी ने 27% का लॉस भी लिया हो तो वो 22% प्रॉफिट में गया होगा 2022 में। तो 2000 और लास्ट ईयर 2021 में, सॉरी 2022 में अराउंड 19% का रिटर्न दिया था निफ्टी ने। तो ईयर ऑन ईयर आप अगर एवरेज भी देखेंगे तो इसकी जो निफ्टी की जो एवरेज है दैट इज़ अराउंड 13.9%, क्लोज टू 14% आप बोल सकते हो। चलिए अब एक सेक्टर के हिसाब से एग्जांपल लेते हैं। तो पहला जो सेक्टर है पेंट सेक्टर, पेंट एंड केमिकल। तो 2006 से 10 तक अगर हम बात करें तो इस सेक्टर ने अराउंड 25% का रिटर्न दिया था। पेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। फिर 2011 से 2015 में 23% का रिटर्न मिला है। और फिर 2016 से 20 में इसने जो रिटर्न दिया है सेक्टर ने दैट इज़ अराउंड 13%। और 2021 से 22 में गाइस आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना रिटर्न दिया होगा। ये 5 साल में दिया था, ये 5 साल में दिया था, ये 5 साल में दिया था। और सिर्फ 2 साल की बात करें तो इस सेक्टर ने 34% का रिटर्न दिया था। व्हाट अ ह्यूज रिटर्न समबडी कैन हैव। और इसकी अगर हम सारी की एवरेज निकालेंगे तो 2006 से 2022 में 22% का रिटर्न है। तो गाइस डिपेंड करता है आपने कहाँ किस स्टॉक में कैसे लगा रखा है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में आप लगाएंगे, वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि एक सेक्टर में ही आप सारा पैसे लगा दें, डाइवर्सिफाई तो करना पड़ेगा। बट आप इस एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात करेंगे तो 22% का रिटर्न है इसमें। नेक्स्ट जो सेक्टर लेकर आया हूँ दैट इज़ रियल एस्टेट सेक्टर। तो रियल एस्टेट की बात करें
तो 2006 से 10 में इसने 72% का रिटर्न दिया था गाइस। व्हाट आई मीन्स व्हाट ए रिटर्न समबडी कैन हैव। इस एरा में जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बूम पे था। तो 2011 से 2015 की बात करें तो सिर्फ 1% का रिटर्न मिला है। 2016 से 20 की बात करें तो इस सेक्टर ने तकरीबन -1.7% का रिटर्न दिया है, राइट। और 2021 और 22 में फिर से जैसे केमिकल सेक्टर में काया पलट हुई थी तो रियल एस्टेट में भी हुई। तो रियल एस्टेट सेक्टर ने इन 2 सालों में जो रिटर्न दिया है दैट इज़ अराउंड 30.8%। गाइस इन 10 साल में आपको रिटर्न नहीं मिला है, बट ये वाले 5 साल और ये वाले 2 साल, तो इन आप सोच के चलिए कि इन 17 सालों में आपने कितना रिटर्न ले लिया होगा। तो अगर एवरेज की बात करें तो इन 16-17 साल में जो एवरेज है इसका अराउंड 20% का आता है, विच इज़ वेरी गुड रिटर्न। कोई और इन्वेस्टमेंट आपको इतना रिटर्न शायद ही दे पाए। तो गाइस अब और कुछ और सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो अभी जैसे निफ्टी की बात जो कर रहे थे हम, अब उसके बाद अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 2005 में बैंक निफ्टी ने अराउंड 3% का रिटर्न दिया था। 6 में अगर आप बात करेंगे तो 30% का रिटर्न है। 7 में बैंक निफ्टी का जो रिटर्न है दैट इज़ अराउंड 66%, ये 30% है। तो ये अगर आप 3 साल में देखेंगे तो बहुत अल्टीमेट रिटर्न है। अगर इनका एवरेज भी निकालोगे तो दैट विल बी अराउंड 30% 3 साल का। 2008 में बैंक निफ्टी माइनस में गया था, -45% का रिटर्न है। उसके बाद 2009 में जब भी आप देखेंगे एक डाउन ट्रेंड आता है किसी भी साल में, उसके अगले साल जो रिवर्सल आता है वो उसमें इमेंस प्रॉफिट्स होते हैं और बहुत अच्छी रिकवरी होती है। तो 2009 में बैंक निफ्टी 102% का रिटर्न दिया था। फिर 2010 में 36%। तो अगर ऐसे एवरेज हम लगाते हैं तो अभी तक जो बैंक निफ्टी का जो एवरेज है 2005 से लेके 2022 तक, तो इसका जो रिटर्न है गाइस दैट इज़ अराउंड 12.4%। जैसे हमने 2 सेक्टर्स का कैलकुलेट किया था पहले, रियलिटी और पेंट एंड केमिकल, तो उसी तरह से बैंक निफ्टी का जो रिटर्न है दैट इज़ अराउंड 12.4%। वहीं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो निफ्टी फिन सर्विसेज बोलते हैं, तो ये भी एक इंडेक्स है। 2009 में शुरू हुआ था। तो 2009 में जो इसका जो रिटर्न था, जो इसका पहला साल था दैट इज़ अराउंड 134%। बहुत अच्छा रिटर्न दिया था पहले साल। फिर अगले साल 37% का दिया था। तो जैसे उसके बाद 2011 में ऑलमोस्ट सारे सेक्टर नीचे गए थे, आईटी, बैंक निफ्टी, तो ये भी 25% नीचे गया था। तो इसकी अगर हम इस सेक्टर की बात करेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो इसका जो रिटर्न है ओवरऑल एवरेज जो रिटर्न है ईयर ऑन ईयर बेसिस में दैट इज़ 18.5%। दैट्स अगेन अ वेरी गुड रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेक्टर, राइट। वहीं आईटी की बात करते हैं। आईटी सेक्टर बहुत अप एंड डाउन हुए हैं। 2005 में आईटी सेक्टर में 37% का रिटर्न था, 2006 में 35% का था, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर आप टोटल कैलकुलेट करते हैं 2005 से 2022 तक, तो निफ्टी आईटी जो इंडेक्स है दैट इज़ अराउंड 15.5% का रिटर्न दिया है। और अगर इसमें अगर 2020 और 21 की बात करें, 2020 2021, तो गाइस दोनों सालों में 2020 में 50% का रिटर्न है इसमें, इस सेक्टर में। 2021 में 57% का रिटर्न है। तो जिन लोगों ने इन 2 सालों में जो पैसा अगर लगाया होगा इस निफ्टी आईटी में, तो उनको ऑलमोस्ट 53% का प्रॉफिट हुआ होगा, राइट। और निफ्टी आईटी के जितने भी जो इंडेक्सेस में जो शेयर्स हैं उसकी एवरेज ये है। तो बहुत अच्छा रिटर्न है। और हर सेक्टर जो है हर साल नहीं चलता है, कभी बैंक चलता है, कभी आईटी चलता है, कभी फाइनेंशियल सर्विसेज चलती है, कभी एफएमसीजी चलता है, राइट। तो अभी हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करते हैं। तो एफएमसीजी जो इंडेक्स है, तो 2011 से ये इंडेक्स आई गेस बना था। तो 2011 में जो इंडेक्स इसके रिटर्न थे दैट इज़ अराउंड 17%, फिर 46%, उसके नेक्स्ट ईयर 11%, और इसका जो 2011 से लेके 2022 तक का जो ओवरऑल रिटर्न है दैट इज़ 13.2%। वेरी डिसेंट रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13% का रिटर्न बहुत अच्छा है। और इसका जो पिछले 2020 और 21 में जो एफएमसीजी सेक्टर जो है वो थोड़ा स्लो चलता है कंपैरेटिवली बाकी सेक्टर्स के। तो 2020 और 21 में इसका जो एफएमसीजी का जो रिटर्न था तो इसमें 11% का रिटर्न था और इसमें 13% का रिटर्न था। तो एवरेज 12% का रिटर्न इसने पिछले 2 साल में दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है।
वहीं और सेक्टरों की बात करते हैं, अगर ऑटो की बात करें ऑटो सेक्टर में, तो ऑटो सेक्टर में 2011 से लेकर 22 तक 11 साल लगा लीजिए ऑलमोस्ट, तो 11 साल में ऑटो सेक्टर का जो रिटर्न है दैट इज़ अराउंड 10.5% का रिटर्न है। फार्मा की बात करें, फार्मा में जो रिटर्न है दैट इज़ 9.3%। और एनर्जी सेक्टर की बात करें, एनर्जी सेक्टर में अराउंड 9.5% का रिटर्न है। और मेटल की बात करें तो मेटल में एवरेज जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस का दैट इज़ अराउंड 4.6%। तो गाइज़ ये आप मतलब सेक्टर वाइज कंपैरिजन करेंगे, सेक्टर वाइज जैसे मैंने बताया अभी, जैसे ये एवरेज है अगर आप बात करेंगे, तो ऑटो की जैसे बात करेंगे तो ऑटो सेक्टर अगर 2014 में बात करें तो ऑटो सेक्टर ने 65% का रिटर्न दिया था एक ही साल में। सिमिलरली फार्मा जो चला है 2020 में जब पेंडेमिक आया था तो फार्मा सेक्टर ने 59% का रिटर्न दिया। तो एक साल में जो रिटर्न्स आते हैं आपको देखना पड़ता है, आपको चर्निंग करनी पड़ती है, आपको रोटेशन करनी पड़ती है किस सेक्टर में कब इन्वेस्ट करना है, राइट। अगर एनर्जी की बात करें 2021 में एनर्जी सेक्टर ने 40% का रिटर्न दिया था, रियलिटी सेक्टर ने 58% दिया था 2021 में, और 2017 में 93% का रिटर्न दिया था। तो ऑलमोस्ट जो इंडेक्स है रियल एस्टेट सेक्टर का, तो 93% उसने एक ही साल में जंप दिया था। ऐसे ही मेटल की बात करेंगे तो मेटल 2016-2017 तो इसमें 59-28% का रिटर्न था, और 2021 में मेटल ने 79% का रिटर्न दिया था। तो हर सेक्टर में जैसे मैंने बताया हर एक इंडेक्सेस में अलग अलग रिटर्न्स हैं, हर उसी एक ही इंडेक्स में ईयर ऑन ईयर बहुत सारी वेरिएशन आती है। कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल लेकर आया हूँ मैं। अगर एक कंपनी है मैस्टेक लिमिटेड के नाम से, तो मैस्टेक की बात करें तो मैस्टेक ने पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट आपको 700% रिटर्न दिया है, राइट। सॉरी, गाइस एक कंपनी है मैस्टेक के नाम से, तो गाइस एक कंपनी है मैस्टेक जिसने कोई पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट 26 टाइम्स रिटर्न्स दिए हैं। वहीं एक केमिकल सेक्टर है में अतुल लिमिटेड है। अतुल लिमिटेड की बात करें तो पिछले 10 साल में 41% के रिटर्न्स दिए हैं। रिलैक्सो आपको सबको पता होगा, तो रिलैक्सो ने 45% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में। APL अपोलो पाइप्स जो एक कंपनी है, तो APL ने 57 टाइम्स रिटर्न दिए हैं पिछले 10 साल में। और सबका फेवरेट, मेरा भी फेवरेट है, अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस ने पिछले 10 साल में 73% के रिटर्न्स दिए हैं। तो गाइस आपको चूज़ करना पड़ता है, आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, आपको स्टडी करनी पड़ती है किस सेक्टर में, कौन सी कंपनी में कब पैसा लगाना है और कब आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेंगे। और इसका जो एक की पॉइंट जो है वो एक ही है, दैट यू हैव टू वेट, यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। पेशेंस इज़ द ओनली की टू मेक गुड मनी। यहीं हम बजाज फाइनेंस को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बजाज फाइनेंस 2012 में, तो 2012 में जो बजाज फाइनेंस की जो वैल्यू थी, जो स्टॉक प्राइस की, दैट वाज अराउंड 82.8 रुपीज़ थी, राइट। और 2018 तक, सो 2018 पे 6 साल में जो इसकी वैल्यू है वो तकरीबन 1970 रुपये हो गई बजाज फाइनेंस की। और और 2018 में जो मैंने इसे बताया 1970, उससे पहले एक साल पहले इसकी जो 2017 में है इसने 2900 भी टच किया था। तो 2900 टच करने के बाद ये 1970 पे आया था। 1970 से होते होते 2019 के एंड में 4800 रुपीज़ के आसपास ये पहुंच गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये फिर से थोड़ा नीचे आया, तो तकरीबन काफ़ी नीचे आया, 50% से भी नीचे गिर गया, तो 1829 रुपये पे आ गया था ये 2020 में पेंडेमिक में। तो 2020 के बाद जब 2021 का जो इसका जब रिवर्सल आया पूरी इंडस्ट्रीज़ में, पूरे सेक्टर्स में, तो इसका जो प्राइस था दैट वाज अराउंड 5700 रुपीज़। और ये 2022 के इनिशियल लेवल में इसने 7929 का हाई बनाया था। तो आज आज अगर बात करें तो ये आई गेस 6000 के ऊपर ही चल रहा होगा अभी आज की डेट में। तो गाइस देखिए, पेशेंस देखिए, आप 2012 में 82 रुपीज़ का आप कहाँ पे ऑलमोस्ट 8000 रुपीज़ है, राइट। तो ये ब्यूटी है इन्वेस्टमेंट की, पेशेंस की। आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। आपको वही है, आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है।
तो गाइस जब हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और काफ़ी साल तक रखते हैं तो उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आता है। तो जैसे जियोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं या इन्फ्लेशन जैसे हाई हो गया, इंटरेस्ट रेट अप्स एंड डाउन हो गए, या फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से भाग रहे थे, या रिसेशन का फियर है, तो ये सिचुएशन पहले भी आई थी और आगे भी आती रहेंगी। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्फ्लेशन रेट की बात करेंगे इंडिया में तो 2001 में अराउंड 3.7% का इन्फ्लेशन रेट था। फिर ये और कम होते होते 2004 तक ऑलमोस्ट सेम रहा, और 2004 से 2011 तक, 2011 में ये जो इन्फ्लेशन रेट है दैट वाज अराउंड 11.99% बढ़ गया था। और फिर 2011 से ये ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ 2 साल में, तो ये ऑलमोस्ट 8.8% आया 2013 में, और 14 में फिर से इसने वही 11% के आसपास पकड़ बना ली। उसके बाद से 2014 के बाद से पिछले 8 साल की बात करेंगे तो इसकी जो रेंज है दैट इज़ अराउंड 4.9% के लेके 6.8% के बीच में इन्फ्लेशन चल रहा है। तो गाइस इन्फ्लेशन तो एक पार्ट है, ये पार्ट एंड पार्सल है। पहले जैसे मैंने बताया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसके साथ आप निफ्टी को कंपेयर करिए, निफ्टी के अप्स एंड डाउन देखिए, तो इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगी। आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना इन चीज़ों को लेके। आपने इन्वेस्ट कर दिया, आप उसको ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, रोज़ देखोगे तो वो एक प्रॉब्लम ही आएगी। और इसी प्रकार जैसे रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट 2001 में अराउंड 8.5% थी, फिर रेपो रेट अगले 5 साल में 6 पे आ गई रेपो रेट, फिर 6 से अगले 2 साल फिर से बढ़ी 7.75%, और उसके फिर 3-4 साल बाद 4.75% आ गई, फिर यहाँ से 4 साल में फिर से ये बढ़ी 8.5% आ गई। तो गाइज़ इसमें ये रेपो रेट ऐसे ही चेंज होती रहती है जैसे इन्फ्लेशन रेट चेंज हुआ, और वैसे ही निफ्टी और अदर इंडेक्सेस अपना परफॉर्मेंस दिखाते रहेंगे। तो पिछले अगर 2-3 साल की बात करें तो जो रेपो रेट है 2019 में 6.5% था, तो आई गेस आज की डेट में 5.5% है। तो ये रेपो रेट भी अगर पिछले 20 साल से कंपेयर करेंगे तो 8.5% से रेपो रेट भी काफ़ी ऑलमोस्ट 30% कम है। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन FIIs पे भी दे देता हूँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स पे। तो FII की बात करें तो FII 2000 में ऑलमोस्ट 5.2 बिलियन USD इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उसमें उन्होंने इंडियन मार्केट में, और 2008 में ये 5.2 बिलियन जो था वो बढ़ के 34.2 बिलियन हो गया है। और फिर अगले साल कम हो गया 2009 में जब रिसेशन आया था, तो उन्होंने -11 बिलियन निकाल लिया था फॉरेन इन्वेस्टर ने 2009 में। बट उसके बाद फिर से वही अप्स एंड डाउन है, कभी 24 बिलियन USD लगाया, फिर 10 लगाया, फिर नेक्स्ट ईयर 27 लगाया, 2016 में फिर माइनस में चले गए, फिर 2017 में फिर वापस आए 10 बिलियन का USD डॉलर इन्वेस्टमेंट किया। 2020 और 21 में जो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आई थी दैट वाज अराउंड 36 बिलियन USD। तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, और उन्होंने 36 बिलियन अगर 2020-21 में डाला है तो रिटर्न हर कंपनी हर पर्सन रिटर्न्स तो लेता ही है। तो उन्होंने पिछले साल की बात अगर करें तो इतना अगर 1.5 साल में डाला है तो उन्होंने 18 बिलियन निकाला भी है, राइट। और अभी पिछले 1-1.5 महीने से देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर से इंडिया में वापस आ रहे हैं। ऑलमोस्ट डेली बेसिस की बात करें तो 2000 करोड़ के आसपास की एवरेज बाइंग वो लोग कर रहे हैं। वहीं हम डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं सिप के थ्रू अगर जैसे बात करें तो अप्रैल 2021 से जैसे 8,500 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हुआ था महीने का। तो ये धीरे धीरे पिछले अप्रैल से लेके 8,500 से लेते लेते ये एवरेज जो है तकरीबन 11,000 करोड़ का मंथली इन्वेस्ट किया है सिप के थ्रू। और इसी सिप ने ही आई थिंक आज की डेट में इंडियन मार्केट को भी संभाला हुआ। म्यूचुअल फंड्स में जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं तो जितने भी डोमेस्टिक DIIs हैं तो उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया था जब फॉरेन इन्वेस्टर्स निकाल रहे थे। तो गाइस अगर मार्केट कैपिटल की बात करेंगे इंडिया की तो 2001 में 6.12 ट्रिलियन रुपीज़ थी, 2005 में यही 30.2 ट्रिलियन हो गई, और उसके बाद जो मार्केट की जो कैपिटल है वो 68 ट्रिलियन हो गई 2010-11 में। तो ये 5 ईयरली जो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद 94 ट्रिलियन हो गई। उसके 2021-22 की अगर बात करें तो ये 94 ट्रिलियन जो है वो 204 ट्रिलियन रुपीज़ हो गई है। और 2021 और 22 में ये 204 जो था वो 264 ट्रिलियन रुपीज़ हो चुकी है। और अभी जो इस साल की अगर हम बात करेंगे तो 2022-23 जो चल रहा है तो इसमें इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो तकरीबन 248 ट्रिलियन है। तो गाइस देखिए मार्केट कैपिटल 6 ट्रिलियन से 248 ट्रिलियन हो चुकी है।
तो जैसे मार्केट ग्रो करेगी, मार्केट कैपिटल अगर ग्रो कर रही है, शेयर मार्केट ग्रो कर रही है, कंपनीज ग्रो कर रही हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी इन्हीं के साथ चलेगी। तो अगर 6 से 24 है, दैट इज़ अराउंड 40%, आप 40 टाइम्स रिटर्न है ये, आप ये सोच के चलिए। तो ये मार्केट कैपिटल 40 टाइम्स बढ़ रही है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिए, डिपेंड करता है कौन से सेक्टर में आप कब इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेक्टर वाइज बात करेंगे तो सेक्टर वाइज में जैसे ये 240-260 जो से 264 ट्रिलियन है, तो जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री अराउंड 50 ट्रिलियंस के आसपास की है रुपीज़। फिर जो है आईटी सेक्टर आता है सबसे बड़ा, वो है 32 ट्रिलियन के आसपास। फिर एफएमसीजी है 17 ट्रिलियन। फिर फार्मा आता है 12 ट्रिलियन। ऑटो का जो है वो तकरीबन 10 ट्रिलियन के आसपास का मार्केट कैपिटल है इस सेक्टर का। पेंट्स एंड केमिकल 9.6। तो ये अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो हर सेक्टर बढ़ ही रहा है पिछले 20 साल में। जैसे एग्जांपल देखें 100 स्टॉक्स में, कुछ जो स्टॉक्स हैं उनमें से मतलब तकरीबन आप सोच के चलिए कि 70% जो स्टॉक्स हैं वो अभी रिकवर नहीं हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में। सिर्फ 30% जो स्टॉक्स हैं वो बेटर कर रहे हैं, राइट। अगर परसेंटेज की बात करें तो 144 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने तकरीबन 0 to 10% का ही प्रॉफिट दिया है, और इसमें 11 कंपनीज ऐसी हैं, 11 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, राइट। और ये 11 का है जो कंट्रीब्यूशन है, ये 40% के आसपास का है। 37 कंपनीज़ हैं। मैं निफ्टी 500 की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 500 जो कंपनीज़ हैं, स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। 37 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 31 से 40% के बीच में रिटर्न दिया है। 103 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 21 से 30% का दिया है, और जो मेजॉरिटी है तकरीबन 300 स्टॉक्स जो स्टॉक्स हैं उनका जो एवरेज है दैट इज़ बिटवीन 0 to 20% के बीच में है। तो 10% का लगा लीजिए एवरेज है, राइट। तो इसमें अगर ओवरऑल की बात करें, जैसे मैंने बताया, इसमें भी 70% स्टॉक्स जो हैं वो नहीं चल रहे हैं आज की डेट में। 30% स्टॉक्स ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट चल रही है। अगर जब ये भी चलेंगे तो आप सोचिए कि मार्केट कहाँ जाएगी। तो इंडिया की अगर परफॉर्मेंस देखें ग्लोबल इंडाइसिस के कंपैरेटिवली, तो इंडिया अब तकरीबन टॉप 8 या 9 कंट्रीज़ में आती है। सबसे ऊपर जो है सबसे पहले जो इकॉनमी है दैट इज़ यूएस। उसके बाद जो आती है वो ये आती हैं जापान। तो इंडिया की अगर परफॉर्मेंस की बात करें ग्लोबल इंडाइसिस के हिसाब से, तो बीट रशिया और कोरिया और जर्मनी, तो पिछले एक डेढ़ साल में इनका जो है इंडेक्स जो है वो माइनस में ही गया है। और इवन यूएस का भी अगर 1 साल का देखेंगे तो यूएस का भी -4-5% के आसपास माइनस में ही चल रहा है। फ्रांस, इंग्लैंड, तो जितनी भी इकॉनमी है, एक जापान को छोड़ दीजिए और एक इंडिया को छोड़ दीजिए, बाकी मोस्टली जो इंडाइसिस हैं वो नेगेटिव हैं। और इंडिया का जो वही पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे, और स्पेसिफिकली लाइक पिछले 6-8 महीने का जब से जियोलॉजिकल फैक्टर स्टार्ट हुआ है, तो इंडिया में 5 to 7% का जो ग्रोथ ही मिली है 1 साल के कवरेज में। और वहीं अगर इंडिया की जो जीडीपी के हिसाब से प्रेजेंस देखें ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इंडिया जैसे 1950s में 6 नंबर पे चल रहा था, और उसके बाद धीरे धीरे इंडिया टॉप 10 से बाहर हो गया 80s, 90s और 2000 में। फिर 2010 में इंडिया ने फिर से वापसी करी है टॉप 10 में जीडीपी की रैंकिंग के हिसाब से। और अगर सर्वे की बात करें तो 2032 तक इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने की कैपेसिटी रखती है, और बन भी जाएगी। तो हम भी एक आई थिंक यूएस और जापान के बाद काफ़ी बड़ी एक इकॉनमी बनने की कैपेसिटी रखते हैं, और बनेंगे भी। तो गाइस, जितनी मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आया था आप लोगों को सिर्फ यही बताने के लिए लेकर आया था कि इन्वेस्टमेंट से आप क्या कर सकते हैं, कितना रिटर्न कमा सकते हैं, कब लगा सकते हैं, कैसे किन किन सेक्टर्स में लग सकता है। एक रोटेशन ज़रूरी है, बट इन सब के साथ साथ जो एक ज़रूरी है वो है एक पेशेंस, थोड़ी सी समझ, और ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो ये सारे जितने जियोलॉजिकल फैक्टर, कुछ भी पेंडेमिक ये सब आते रहते हैं, जाते रहेंगे, बट आप अगर अच्छा पैसा बनाना है तो एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलिए। 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल तक का विजन लेके चलिए, और आपके जो रिटर्न है वो तकरीबन 15 से 20% ऑन एन ईयर एवरेज रिटर्न्स के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। आई गेस गाइस, वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, सॉरी इस चीज़ के लिए, बट एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आना चाहता था आप सबके लिए, ताकि आपको थोड़ा पता चले कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है।
तो गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए हमारे वीडियोस को अपने सोशल मीडिया सर्कल में कहीं जहाँ पे भी है फ्रेंड्स को बताइए और उनको बोलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनको और इन्फॉर्मेशन मिल सके इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड ऐसे ही अपना प्यार बनाइए रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।